की स्थापना किसने की थी? किसने की थी, यही पूछा है ना। तो हमने बता दिया कि 1800 में जो है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। अब फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी ये बताना है, ठीक है। तो बताइए, आप लोग आंसर दीजिए सभी लोग। वारेन हेस्टिंग ने, वेलेजली ने, मेयो ने, लीटन ने, फटाफट कमेंट लगाइए, 9 नंबर का आंसर दीजिए सभी लोग। हेलो दोस्तों, मैं विपिन आपका स्वागत करता हूं आर्मी पेपर हैकर पर। आ जाइए, आज हम देखेंगे जीएस के 30 क्वेश्चन। जीएस के चारों ऑप्शनों के साथ हम देखेंगे 30 क्वेश्चन। आप लोग आ जाइए, हम स्टार्ट करते हैं जीएस के 30 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए और इसका उत्तर दीजिए। देखो, अभी टाइम ज्यादा बचा नहीं है, आपके लिए 12-13 दिन बचे हैं। तैयारी अच्छे से कर लो और पढ़ रहे क्लास लेने आओ, ठीक है। आ जाइए, क्वेश्चन के आंसर देते रहिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए और इसका उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है? अंतिम मुगल सम्राट कौन था? यानी जो मुगल का अंतिम राजा था वो कौन था, ये आपको बताना है। आ जाइए, बताइए मुगल का अंतिम शासक कौन था। अगर बात करें मुगल की, तो मुगलों की जो स्थापना हुई थी वो पानीपत के प्रथम युद्ध से हुई थी। प्रथम युद्ध से हुई थी। ये 1500 कब हुआ था? 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, ठीक है। किस किस के बीच हुआ था? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। बाबर के बीच में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर क्या किया था? मुगल वंश की स्थापना की थी, ठीक है। बाबर इसमें क्या रहा था? विजेता रहा था, ठीक है। यानी जो मुगल वंश की स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में युद्ध हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में। तब मुगल वंश की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी, ठीक है। इसके बाद देखेंगे कि जो मुगल वंश था, मुगल वंश के जो अंतिम राजा था, तो मुगल वंश का जो शासन माना जाता है वो 1526 से लेकर लगभग 1857 तक। कब तक? 1857 तक। 1857 ईस्वी में क्या हुआ था? क्रांति हुई थी। कौन सी क्रांति हुई थी? 1857 में क्रांति हुई थी, 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति में क्या हुआ था? बहादुर शाह जफर। कौन था? बहादुर शाह जफर ने दिल्ली से उस 1857 की क्रांति का क्या किया था? नेतृत्व किया था। तो 1857 की क्रांति को अंग्रेजों ने दबा दिया, और दबाने के बाद जो अंतिम मुगल राजा था बहादुर शाह जफर, उसे भारत से उठा के कहाँ भेज दिया? रंगून भेज दिया। कहाँ भेज दिया था? रंगून भेज दिया था। तो अंतिम राजा कौन था? बहादुर शाह जफर था, जिसे 1857 में कहाँ भेज दिया था? रंगून में भेज दिया था। और इसकी मृत्यु हुई कहाँ हुई थी? रंगून में हुई थी। मृत्यु कहाँ हुई थी? रंगून में हुई थी। रंगून कहाँ है? बर्मा में है। रंगून कहाँ है? बर्मा में है ये। बर्मा या आज का म्यांमार है। आज का क्या है? म्यांमार है, ठीक है। अब आपको पता चल गया होगा बहादुर शाह जफर कौन था? अंतिम राजा था। अगर बात करें, देखो शाहजहां की, शाहजहां ने मुमताज की याद में क्या बनवाया था? ताजमहल बनवाया था। मुमताज का असली नाम क्या था? अर्जंद बानो बेगम। अर्जंद बानो बेगम की याद में क्या बनवाया था? ताजमहल बनवाया था। ताजमहल का जो वास्तुकार था वो कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी। कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी। अहमद लाहौरी, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा, बहादुर शाह जफर, ठीक है। ठीक है, आंसर देते रहिए। इसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन, और दूसरे का उत्तर दीजिए। बताइए, राज्यपाल किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होता है? अपने आचरण के लिए राज्यपाल किसके लिए उत्तरदायी होता है, ये आपको बताना है। बताइए, पहले तो ये बताइए, राज्यपाल जो होता है, राज्यपाल किस आर्टिकल में आता है? राज्यपाल किस आर्टिकल में आता है? तो ये बताना है आपको किस आर्टिकल में है राज्यपाल। और ये भी बताइए, ऐसे राष्ट्रपति के बारे में बताइए किस आर्टिकल में है, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, इन सब के बारे में बताइए। अगर बात करें राष्ट्रपति की, तो ये आता है आर्टिकल 52 में। किसमें? आर्टिकल 52 में,
ठीक है। अगर बात करें विधानसभा की, विधानसभा आती है आर्टिकल 68 168 में, किसमें? आर्टिकल 168 में आती है, ठीक है। अगर बात करें राज्यपाल की, तो राज्यपाल आता है आर्टिकल 153 में, किसमें? आर्टिकल 153 में। ये क्या होता है? राज्य विधानमंडल का अध्यक्ष होता है, राज्य विधानमंडल का अध्यक्ष, विधानमंडल का मुखिया होता है, मुखिया होता है। राज्य विधानमंडल का मुखिया कौन होता है? राज्यपाल होता है। और राज्यपाल किस आर्टिकल में है? उत्तर देते रहिए सभी लोग, राजा उत्तर दीजिए, शिवम चौधरी, गौरव चौहान, उत्तर देते रहिए इसका, ठीक है। बताइए राज्यपाल किस में है? आर्टिकल 153 में है। और अगर बात करें मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री जो होता है वो आर्टिकल 164 के द्वारा राज्यपाल की सहायता के लिए बनाया जाता है। ये बहुमत दल का क्या होता है? नेता होता है। वैसे ही प्रधानमंत्री भी क्या होता है? बहुमत दल का नेता होता है, ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर आपको बताना है, जो राज्यपाल होता है किसके प्रति आचरणबद्ध होता है? तो होता है राष्ट्रपति के प्रति। किसके प्रति? राष्ट्रपति के प्रति। क्यों? क्योंकि जो राज्यपाल होता है वो राष्ट्रपति का एक प्रतिनिधि होता है। किसका? राष्ट्रपति का प्रतिनिधि। तो जो भी राज्य में चलता है वो किसे रिपोर्ट करता है? राष्ट्रपति के लिए, ठीक है। राष्ट्रपति का एक ये क्या होता है? प्रतिनिधि होता है, ठीक है। और इसकी जो नियुक्ति करता है राज्यपाल की, वो भी कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति होती है, ठीक है। राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा होती है। और यह राष्ट्रपति का प्रतिनिधि के रूप में काम करता है, राष्ट्रपति का प्रतिनिधि का प्रतिनिधि होता है ये। और इसका कार्यकाल की बात करें तो इसका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। कितना? 5 वर्ष इसका कार्यकाल होता है, ठीक है। तो आंसर इसका हो जाएगा सी, यानी कि राष्ट्रपति, ठीक है। गुड्डू राजपूत, आंसर इसका सी होगा। क्या होगा? राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री नहीं होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले का उत्तर देना है आपका। अगला है, निम्न में से किसे पृथ्वी का तीसरा ध्रुव कहा जाता है? पृथ्वी का तीसरा ध्रुव किसे कहते हैं, ये बताइए, उत्तर दीजिए इसका। पृथ्वी का तीसरा ध्रुव किसे कहते हैं, ये आपको बताना है। अगर बात करें, देखो माउंट एवरेस्ट, ये क्या है? दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, ये सबसे ऊंचा पर्वत, ठीक है। और माउंट किलिमंजारो की बात करें तो ये अफ्रीका का सबसे ऊंचा अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है ये। अफ्रीका का सबसे ऊंचा कौन सा है? माउंट किलिमंजारो। ये कहाँ है? तंजानिया में। कहाँ है? तंजानिया में, तंजानिया देश में है ये माउंट किलिमंजारो, ठीक है। अब बात करें माउंट एल्ब्रुस की, तो यह है यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत। किसका? यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत। ये किस देश में है? ये है रूस में। कहाँ? रूस में है। सबसे ऊंचा कहाँ है? ये रूस देश में है, रशिया में, रशिया के यूरोप वाले हिस्से में है, ठीक है। अगर बात करें माउंट मैककिनले है, ये है उत्तरी अमेरिका का। किसका? उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत, उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत, सबसे ऊंचा पर्वत है ये, ठीक है। और ये किस जगह है? तो अमेरिका, अलास्का में है। किसमें? अलास्का राज्य में, अमेरिका के अलास्का राज्य में। अलास्का जो था पहले रसिया का हिस्सा था, लेकिन रसिया ने इसे बेच दिया अमेरिका के लिए, ठीक है। तो अब आपको बताना है कि निम्न में से पृथ्वी का तीसरा ध्रुव किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी का तीसरा ध्रुव कहा जाता है माउंट एवरेस्ट को। किसे? माउंट एवरेस्ट को। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई की बात करें तो ये कितना ऊंचा है? 8848 मीटर ऊंचा है। और इसे नेपाल में है। कहाँ है? नेपाल में है ये। और नेपाल के लोग इसे क्या कहते हैं? सागर माथा। क्या कहते हैं? सागर माथा। क्या कहते हैं? सागर माथा, ठीक है।
आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा इसका, आंसर देते रहिए, आप लोग आंसर नहीं दे रहे हो। इसका आंसर क्या होगा? माउंट एवरेस्ट होगा। आंसर आप ऐसे दीजिए, ऐसे तीसरा क्वेश्चन है तो तीसरे का ए, चौथे का ए या दूसरे का ए, इस प्रकार से उत्तर दीजिए। ठीक है, ठीक है गुड्डू राजपूत, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन देखिए और इसका उत्तर दीजिए। चौथा है, निम्नलिखित में से किस जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है? भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है। बताइए। अगर बात करें, देखो डोबर जल संधि ये क्या करती है? ये इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को क्या करती है? जोड़ती है। इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ती है। इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को, ये कहाँ है? यूरोप में है, यूरोप में है। ठीक है। अगर बात करें मलक्का जनसंधि, तो जो हमारी मलक्का जनसंधि कहाँ है? हमारे अंडमान निकोबार के जस्ट सामने क्या है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में है ये, क्या है? मलक्का जनसंधि। ये क्या करती है? हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच का एक सकरा रास्ता है। किसे? हिंद महासागर, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच में कहाँ है? ये मलक्का जल संधि है। मलक्का जल संधि सबसे बिजीएस्ट में से एक है। इसी के किनारे क्या बसा हुआ है? इससे आगे निकलती सिंगापुर। सिंगापुर बहुत डेवलप है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर व्यापार मलक्का जल संधि से होता है। ठीक है। अगर बात करें होमरूज जल संधि की, हमारी ये होमरूज जल संधि है, ये किसकी है? फारस की खाड़ी और की खाड़ी के बीच जुड़ती है। फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ती है। खाड़ी और ओमान की खाड़ी, ओमान की खाड़ी, यानी जो हमारी फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ती है वो कौन सी जल संधि है? होमरूज की जल संधि। अगर बात करें जिब्राल्टर जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि को क्या कहते हैं? भूमध्य सागर की कुंजी कहते हैं। क्या कहते हैं? भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहते हैं? जिब्राल्टर जल संधि कहते हैं। और ये जिब्राल्टर जल संधि है, ये क्या करती है? मोरक्को और स्पेन को अलग करती है। मोरक्को और स्पेन को अलग करती है। ठीक है। मोरक्को और स्पेन को अलग क्या करती है? जिब्राल्टर जल संधि। और ये अटलांटिक सागर और लाल सागर को, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। भूमध्य सागर, इसे लिख लीजिए, ये क्या करती है? भूमध्य सागर व अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, महासागर को जोड़ती है। ठीक है। पहले तो ये पता हो आपको कि ये जलसंधि, जो जलसंधि का मतलब क्या है? जलसंधि का मतलब ये है कि मान लीजिए ये कोई जल निकाय है और इधर भी कोई जल निकाय है, बीच में क्या है? जमीन वैसी हुई है और इनके बीच में एक सकरी सी पानी की नहर टाइप की है, उसे क्या कहते हैं? जलसंधि कहते हैं। मतलब ये जोड़ देती है। ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? जिब्राल्टर जलसंधि। जितनी भी जलसंधि है ना, ये चारों ऑप्शन में बहुत इंपोर्टेंट वाली जलसंधियां हैं। आपको उत्तर, अगर इसमें से कुछ भी नहीं आ रहा है तो उसे अपने नोट्स पे लिख लीजिए बाद में पढ़ने के लिए, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट जल संधियां हैं, इनसे पूछा जाता है क्वेश्चन आपका। ठीक है। आगे देखिए पांचवा क्वेश्चन, और पांचवे का उत्तर दीजिए। भारत में सूती वस्त्र का प्रथम सफल कारखाना स्थापित कहाँ हुआ था? ये आपको बताना है। बताइए गुड्डू राजपूत राजा, बताइए, उत्तर दीजिए इसका। भारत में पहला सूती वस्त्र कारखाना कहाँ लगा था, ये आपको बताना है। बताइए। अगर बात करें सूती वस्त्र की कारखाना की, तो ये लगा था 1818 ईस्वी में। ठीक है। 1818 ईस्वी में लगा था। और कहाँ लगा था? ग्लस्टर में। कहाँ? ग्लस्टर। ग्लस्टर क्या है? ये है कोलकाता से थोड़ी दूरी पर है, कोलकाता के 3-4 किलोमीटर दूरी है।
कोलकाता में ही पड़ता है ये। ग्लास्टर कहाँ है? कोलकाता में पड़ता है। सूत्री वस्त्र का पहला उद्योग क्या है? पहला जो कारखाना लगा था वो कलकत्ता में लगा था। और कब लगा था? 1818 ईस्वी में, क्लस्टर कलकत्ता में। अगर बात करें भारत का मैनचेस्टर, अगर आपसे पूछे भारत का मैनचेस्टर, तो भारत का मैनचेस्टर बताइए क्या होता है? भारत का मैनचेस्टर शहर बताइए कौन सा है? भारत का मैनचेस्टर शहर, भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं ये बताइए, उत्तर दीजिए इसका। भारत का मैनचेस्टर शहर कौन सा है? अहमदाबाद। कौन सा? अहमदाबाद। ये कहाँ है? गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। गुजरात में अभी सरकार किसकी है? बीजेपी की, 2022 में ही बनी थी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1885 नहीं होगा गुड्डू राजपूत, आंसर होगा 1818 में। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, छठा क्वेश्चन। छठा है, भारत के राष्ट्रपति को पद से हटा सकता है। हम भारत के राष्ट्रपति को पद से कैसे हटा सकते हैं? बताइए कैसे हटा सकते हैं? प्रधानमंत्री के द्वारा, संसद में महाभियोग के द्वारा, लोकसभा के द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। कैसे हटा सकते हैं बताइए? नहीं गुड्डू राजपूत, 1818 में ही लगा था कोलकाता में। ठीक है, मुंबई में नहीं लगा था। पहला जो कारखाना लगा था सूती वस्त्र का वो ग्लस्टर में लगा था 1818 में। आप जो बता रहे हैं वो 1885 मुंबई बता रहे हैं, लेकिन 1818 पहले आएगा ना, तो 1818 में ग्लस्टर में लग चुका था कलकत्ता में, लेकिन ये सफल नहीं हुआ था। बाद में जाके ये क्या हो गया था? विफल रहा था। ठीक है, तो आपसे ये पूछा इसने सबसे पहला कारखाना कहाँ लगा था, तो आपको क्या बताना है? कलकत्ता ग्लस्टर में। अगर ये पूछता कि पहला सफल कारखाना कहाँ लगा था सूती का, तो मुंबई में लगा था 1885 में। ठीक है, समझ गए? अगर पूछता सफल कारखाना तो कौन सा था? मुंबई वाला था 1885 में। अगर उसने पूछा था कि पहला कारखाना कहाँ लगा था, तो पहला कारखाना था ग्लस्टर कलकत्ता में 1818 ईस्वी में। ठीक है, अब इसका उत्तर देखिए, बताइए राष्ट्रपति को हम कैसे हटा सकते हैं? तो हमें हटा सकते हैं आर्टिकल 61 के द्वारा, महाभियोग लगाकर। क्या लगाकर? महाभियोग लगाकर। महाभियोग लगाकर। और महाभियोग जो होता है वो कब लगा सकते हैं? संविधान का उल्लंघन करने पर या असमर्थता पर। संविधान का उल्लंघन करने पर। अगर राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है तो हम उसे हटा सकते हैं। कैसे हटा सकते हैं? संसद के किसी भी सदन में, संसद के किसी भी सदन के द्वारा, सदन के द्वारा प्रस्ताव लाकर, सदन के द्वारा प्रस्ताव लाकर, प्रस्ताव लाकर। अगर प्रस्ताव आ गया तो प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम, जिस में मान लीजिए लोकसभा में ला रहे हैं तो लोकसभा के 1/4 सदस्य, या राज्यसभा में ला रहे हैं तो राज्यसभा के 1/4 सदस्य। ठीक है, अगर मान लीजिए महाभियोग लाया जा रहा है राष्ट्रपति पर, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने से पहले 14 दिन पहले उसे क्या किया जाता है? इन्फॉर्म किया जाता है। महाभियोग लाने से पहले, महाभियोग लगाने से पहले 14 दिन पूर्व क्या किया जाता है? बताया जाता है राष्ट्रपति को। 14 दिन पहले। ठीक है, 14 दिन पहले राष्ट्रपति को अवगत कराया जाता है किसके बारे में? महाभियोग के द्वारा। महाभियोग किस में है? आर्टिकल 61 में है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा, छठे का बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइए, अगला क्वेश्चन है सातवां क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन है, बताइए बंद अर्थव्यवस्था क्या होती है? इसका उत्तर देना है, बताइए। और बताइए भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? बताइए भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? भारत की अर्थव्यवस्था
बताइए भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, और ये बताइए बंद अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है, ऐसी अवस्था जिसमें क्या होता है। ठीक ठीक गुड्डू राजपूत, आप सही कह रहे हैं। 14 दिन पहले उसे बता दिया जाता है कि उसे आप पद से हटाए जा रहे हैं या आपके खिलाफ महाभियोग लाया जा रहा है। और जब जब राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लाया जाता है तो वो पीठासीन नहीं होता है। मतलब अगर अगर मान लीजिए कोई प्रस्ताव पारित होकर गया राष्ट्रपति के पास, तो अगर उस पर साइन जब ही करेगा जब उस पर महाभियोग की प्रक्रिया या तो खत्म हो जाए, यानी महाभियोग फेल हो जाए। यानी जब अगर उस पर महाभियोग लगाया जा रहा है तो वो महाभियोग के टाइम पे कोई भी कानून पारित नहीं कर सकता है। ठीक है, बताइए बंद अर्थव्यवस्था का तात्पर्य क्या है। बंद अर्थव्यवस्था का तात्पर्य यह है, मान लीजिए आप किसी देश में, ऐसे मान लीजिए इंडिया यानी भारत, भारत 1991 से पहले क्या था, बंद अर्थव्यवस्था था। किससे, सन 1991 से पहले। बंद अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि हम विदेश से ना ही कोई व्यापार करते हैं, यानी ना ही उसे कुछ विदेशों को कुछ बेचते हैं, ना ही विदेश से कुछ मंगाते हैं। जो कुछ करते हैं अपने देश में ही बनाएंगे प्रोडक्ट और अपने देश में ही बेचेंगे। बंद अर्थव्यवस्था का मतलब यही है, ना ही बाहर से आयात ना ही बाहर को निर्यात, मतलब अंतरराष्ट्रीय व्यापार नहीं करेंगे। ये क्या होता है, बंद अर्थव्यवस्था। और भारत की अर्थव्यवस्था, अब बताइए आंसर क्या होगा। अगर भारत की अर्थव्यवस्था बात करें तो ये क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। किसकी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था, ठीक है। अगर भारत में जो अर्थव्यवस्था के मामले में 1991 में जो सुधार हुए थे, आर्थिक सुधार बोलते हैं, आर्थिक सुधार, 1991 के आर्थिक सुधार, आर्थिक सुधार थे। कौन कौन से थे, एलपीजी, इन्हें क्या बोलते हैं, एलपीजी, एलपीजी मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, मतलब उदारीकरण और प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन और वैश्वीकरण। ठीक है, तो 1891 में कौन से सुधार किए गए थे, एलपीजी इन्फॉर्म, एलपीजी आर्थिक सुधार किए गए थे। एल में मतलब होता है, इसे लिख लीजिए, एल का मतलब उदारीकरण, मतलब लिबरलाइजेशन, उदारीकरण। पी मतलब होता है प्राइवेटाइजेशन, मतलब निजीकरण। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है वैश्वीकरण, वैश्वीकरण। यानी भारत के 1991 में जो आर्थिक सुधार हुए थे वो कौन से थे, एलपीजी थे। और एलपीजी का मतलब उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। ठीक है, अगर इसका बात करें, बंद अर्थव्यवस्था का मतलब होता है ना ही हम आयात होता है ना ही इसमें निर्यात होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या होगा इसका, डी होगा। ठीक है, और भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है। बताइए अगला क्वेश्चन है, भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है। भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है। सिलिकॉन वैली का मतलब क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, तब आप समझ पाएंगे सिलिकॉन वैली मतलब क्या है। सिलिकॉन वैली वह होती है जहां सबसे अधिक स्टार्टअप स्टार्ट हुए। स्टार्टअप मान लीजिए, स्टार्टअप का मतलब मान लीजिए कोई कंपनी स्टार्ट हुई शुरुआत में जो कंपनी स्टार्ट होती है और उसका मुख्यालय जहां होता है। ऐसे इसमें अगर भारत में देखें तो सबसे ज्यादा स्टार्टअप इसमें कहाँ है, बंगलोर में है। बंगलोर कहाँ है, कर्नाटक की राजधानी। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे तो भारत की सिलिकॉन वैली क्या है, तो बंगलोर है। क्या है, बंगलोर है। ठीक है, अब बंगलोर कहाँ है, कर्नाटक में है। कहाँ, कर्नाटक, कर्नाटक की राजधानी है। ठीक है, अगर पूछ लिया आपसे अमेरिका की सिलिकॉन वैली, अमेरिका की सिलिकॉन वैली बताइए, और बताइए चाइना की सिलिकॉन वैली, दोनों देशों की बताइए, अमेरिका की सिलिकॉन वैली और चाइना की सिलिकॉन वैली। उत्तर दीजिए इसका, अमेरिका की और चाइना की, दोनों की बताओ सिलिकॉन वैली कहाँ है। ऐसे भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं, बंगलौर को कहते हैं। ऐसे अमेरिका की सिलिकॉन वैली क्या कहते हैं, कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया।
अगर चीन की बात करें तो चीन की सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं? बीजिंग को। किसे? बीजिंग को। बीजिंग क्या है? चाइना की राजधानी है। ठीक है। तो अमेरिका की कैलिफोर्निया और इंडिया की क्या है? बंगलोर, कर्नाटक। ठीक है। ठीक है गुड्डू राजपूत। अब नमा क्वेश्चन देखिए और इसका उत्तर दीजिए। नमा है, निम्नलिखित में से किसमें विधानसभा नहीं है? चार ऑप्शन है, दिल्ली, पुडुचेरी, गोवा और लक्षद्वीप। ये आपको बताना है कि इनमें से किसमें विधानसभा नहीं है। विधानसभा का मतलब किस राज्य में मुख्यमंत्री नहीं चुना जाता है, इनमें से ये बताना है आपको। अब बताइए, सबसे ये भी बताइए विधानसभा कितने राज्यों में है? विधान परिषद, विधानसभा तो आपको पता है, अब विधान परिषद बताइए कितने राज्यों में है? विधान परिषद, विधान परिषद कितने राज्यों में है ये आपको बताना है। अगर बात करें विधान परिषद की, तो जो विधान परिषद है भारत में कुल कितने राज्यों में? 6 राज्यों में है। 6 राज्यों में। ठीक है। 6 राज्यों में बात करें तो यूपी में है, बिहार में है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। ये क्या है? केवल 6 राज्य हैं जिनके पास क्या है? विधान परिषद है। विधानसभा वह होता है जो विधायक चुन के जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? विधानसभा कहते हैं। विधान परिषद क्या होती है? राज विधान परिषद का क्या होता है? उच्च सदन। जैसे राज्यसभा होती है ऐसे ही राज्य में क्या होती है? विधान परिषद होती है। और जो विधान परिषद है आर्टिकल 169 में है। किसमें? आर्टिकल 169 में इसका उद्घाटन के बारे में दिया, यानी इसके स्थापन के बारे में बताया गया है। अगर बात करें विधानसभा की, तो विधानसभा आर्टिकल किसमें है? ये आर्टिकल 168 में है, मतलब अनुच्छेद 168 और अनुच्छेद 169 में। ठीक है। गुड्डू राजपूत 6 राज्यों में है। 6 राज्य कौन कौन से हैं? यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। ठीक है। अगर बात करें किस राज्य में विधानसभा नहीं है, तो किस में नहीं है? लक्षद्वीप में नहीं है। यानी लक्षद्वीप का कोई मुख्यमंत्री नहीं चुना जाता है। लक्षद्वीप में कोई मुख्यमंत्री नहीं चुना जाता है। देखो, दिल्ली, पौंडीचेरी, ये दोनों केवल 2 ही केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां क्या होता है? मुख्यमंत्री का चुनाव होता है। अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी हो चुका है। पहले जो थे केवल 2 ही राज्य हुआ करते थे। पहले तो 2 ही हुआ करते थे, इनमें दिल्ली और पौंडीचेरी थी। इनमें मुख्यमंत्री का चुनाव होता था, पुडुचेरी में। अब क्या है? जम्मू कश्मीर भी शामिल हो चुका है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप हो जाएगा। अब है अगला क्वेश्चन देखिए। अगला कौन सा है? 10वां देखिए, ब्रिटिश। बताइए ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने से पहले ब्रिटिश संसद में सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे, ये आपको बताना है। ठीक है। आंसर दीजिए इसका। सोमनाथ भोसले आंसर दीजिए इसका। गुड्डू राजपूत, राजा उत्तर दो इसका। गौरव चौहान, सब लोग उत्तर दो इसका। बताइए ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? अगर बात करें दादा भाई नौरोजी की, तो इन्हें क्या कहते हैं? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया और इनकी बात करें तो इन्होंने दिया था धन वही गिरमन का सिद्धांत। धन बहिगमन का सिद्धांत दिया था इन्होंने। और इन्होंने सन 1906 ईस्वी में, इसमें 1906 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में
1906 में कलकत्ता कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज्य की मांग की थी। पहली बार स्वराज्य की मांग, पहली बार स्वराज्य की मांग की थी, स्वराज्य की मांग। ठीक है, तो बताना है आपको ब्रिटिश संसद में सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे, ये बताना है। आंसर दीजिए, क्वेश्चन का नाम डाल के दीजिए। अगर बात करें रविन्द्रनाथ टैगोर की, तो इन्हें 1913 में इसमें 1913 में क्या मिला था इन्हें? नोबेल पुरस्कार मिला था। क्या? नोबेल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार मिला था इन्हें। पहले भारतीय थे, इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, पहले भारतीय थे, पहले भारतीय। और इन्हें किसके लिए दिया गया था? गीतांजलि पुस्तक के लिए, साहित्य क्षेत्र में। किसके लिए? गीतांजलि, गीतांजलि पुस्तक साहित्य क्षेत्र में दिया गया था, साहित्य क्षेत्र में। ठीक है, और अबुल कलाम आजाद की बात करें तो ये क्या थे? पहले शिक्षा मंत्री। क्या थे? पहले शिक्षा मंत्री। मंत्री अब्दुल कलाम आजाद अलग हैं, ये अबुल कलाम आजाद अलग हैं, दोनों अलग अलग हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, बात करें दादा भाई नौरोजी, तो दादा भाई नौरोजी जो थे वो ब्रिटिश संसद में सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। और इन्हें धन बहिर्गमन का क्या दिया था? सिद्धांत दिया था। ठीक है, सुदर्शन कुमार। ठीक, उत्तर देते रहिए सभी लोग। अगला क्वेश्चन है, इसका उत्तर दीजिए। अगला है, ब्लैक कैट के नाम से किस सुरक्षा संगठन को जाना जाता है? बताइए, ब्लैक कैट कमांडो किसे कहते हैं? बताइए, ब्लैक कैट कमांडो किसे कहते हैं? ये आपको उत्तर देना है। अगर बात करें ब्लैक कैट कमांडो, तो ब्लैक कैट कमांडो किसे कहते हैं? एनएसजी कमांडो। किसे? एनएसजी कमांडो। एनएसजी का फुल फॉर्म है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। और इसकी स्थापना की बात करें तो 1884 ईस्वी में, 1984 होगा, 1884 नहीं, 1984 ईस्वी में वरिष्ठ नेताओं की, वरिष्ठ लोगों की सुरक्षा के लिए गठन किया गया था। वरिष्ठ लोगों की सुरक्षा के लिए। एनएसजी कमांडो, एनएसजी कमांडो क्या कहते हैं? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड 1984 ईस्वी में क्या हुआ था? वरिष्ठ लोगों की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया था इन्हें। किसे? ब्लैक कैट कमांडो को। और जो ब्लैक कैट कमांडो या एनएसजी कमांडो होते हैं, ये किस मंत्रालय के अधीन आते हैं? तो ये आते हैं गृह मंत्रालय के। किसके? गृह मंत्रालय के। बाकी जो फोर्स होती है वो किसके अधीन आती है? सुरक्षा मंत्रालय के, रक्षा मंत्रालय के अधीन आती है। लेकिन जो एनएसजी कमांडो या ब्लैक कमांडो है या ब्लैक कैट कमांडो है, ये आते हैं गृह मंत्रालय के अधीन। ठीक है, हाँ, टेस्ट वाले ही क्वेश्चन है, टेस्ट ही तो है, ये टेस्ट वाले ही क्वेश्चन है। गुड्डू राजपूत, ये हम आपको अब बताइए, आपको केवल ब्लैक कैट कमांडो बता देते कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड होता है। अब इसके बारे में हमने पूरी डिटेल बताई आपको कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड कब बनी थी, किस मंत्रालय के अधीन आती है। ठीक है, इसलिए खोल खोल के करा रहे हैं सारे ऑप्शनों को। अगर आपसे पूछे कि सबसे पुरानी जो फोर्स कौन सी है, तो सबसे पुरानी कौन सी है? असम राइफल। कौन सी है? असम राइफल सबसे पुरानी फोर्स है, भारत की सबसे पुरानी फोर्स, सबसे पुरानी बटालियन इसे ही कहते हैं। सबसे पुरानी जो फोर्स है वो कौन सी है?
असम राइफल। असम राइफल भारत की सबसे पुरानी फोर्स है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे 12वां क्वेश्चन, 12वें का उत्तर दीजिए। 12वें, भारतीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है, ये आपको बताना है। बताइए, भारत में जो वन अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ है, और बताइए वन अनुसंधान केंद्र की अध्यक्ष कौन है। अभी इस वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है ये तो आपको बताना है। ये बताइए इसकी अध्यक्ष कौन है, अध्यक्ष बताइए कौन है अभी, और ये इसका मुख्यालय कहाँ है ये बताइए। और बात करें लखनऊ की, तो लखनऊ में क्या है, भारतीय औद्योगिक संस्थान है। क्या है, भारतीय औद्योगिक संस्थान कहाँ है, लखनऊ में है। कहाँ है, लखनऊ में। भारतीय औद्योगिक संस्थान, औद्योगिक संस्थान, औषधि औद्योगिक संस्थान, औषधि वाला है या ड्रग, भारतीय औषधि अनुसंधान संस्थान, अनुसंधान संस्थान, ठीक है। और क्या है, भारतीय उष्ण कटिबंधीय अनुसंधान संस्थान, उष्ण कटिबंधीय अनुसंधान संस्थान। यानी लखनऊ में क्या है, भारतीय औषधि अनुसंधान संस्थान, और क्या है, भारतीय उष्णकटिबंधीय अनुसंधान संस्थान, ठीक है। और भारतीय चीनी अनुसंधान संस्थान भी कहाँ है, लखनऊ में। अगर आपसे पूछे भारतीय गन्ना अनुसंधान तो कानपुर में, अगर चीनी की बात करें तो कहाँ है, लखनऊ में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देहरादून हो जाएगा। यानी भारतीय वन अनुसंधान संस्थान का केंद्र कहाँ है, तो कहाँ है, देहरादून। देहरादून क्या है, किसकी राजधानी है, देहरादून है उत्तराखंड की राजधानी, ठीक है। देहरादून किसकी राजधानी है, उत्तराखंड की राजधानी है। अगर आपसे पूछे कि जो भारतीय अनुसंधान संस्थान है इसकी महानिदेशक कौन, वो निदेशक या अध्यक्ष कौन है, निदेशक या अध्यक्ष, तो अध्यक्ष या निदेशक कौन है, रेणु सिंह है। कौन है, रेणु सिंह, रेणु सिंह, रेणु सिंह। अगर यहाँ के सीएम की बात करें, उत्तराखंड के सीएम और राज्यपाल और बता दीजिए, सीएम कौन है उत्तराखंड के और राज्यपाल कौन है ये बताइए। उत्तर आ जाना चाहिए सभी का, सीएम और राज्यपाल कौन है। सीएम की बात करें तो सीएम कौन है, पुष्कर सिंह धामी। कौन है, पुष्कर सिंह धामी। यहाँ सरकार किसकी है, बीजेपी की सरकार है यहाँ, ठीक है। और ये बताइए राज्यपाल कौन है, तो राज्यपाल है लेफ्टिनेंट कर्नल गुरमीत सिंह। कौन, गुरमीत सिंह, गुरमीत सिंह। सभी राज्यों के राज्यपाल आपको याद होने चाहिए, ठीक है। जितने भी राज्यपाल हैं उनकी राज्यपाल याद होनी चाहिए आपको, राज्यों के राज्यपाल और सीएम कौन है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, और अगले क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। अगला है वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं ये आपको बताना है। बताइए, वॉलीबॉल के साथ बताइए क्रिकेट में कितने होते हैं, क्रिकेट में, हॉकी में, क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल, टेनिस, बैडमिंटन, कबड्डी, इन सब के खिलाड़ी बताइए इसमें कितने कितने खिलाड़ी होते हैं। और ये भी आपको बताना है कि वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, बताइए वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। तो बात करें क्रिकेट में, इसमें 11 होते हैं, हॉकी में भी 11 होते हैं, और फुटबॉल में भी कितने होते हैं, 11 होते हैं। टेनिस में बात करें तो 2 या 4 होते हैं, बैडमिंटन में भी 2 या 4 होते हैं, कबड्डी में कितने होते हैं, 7 होते हैं। अगर बताइए खो खो में कितने होते हैं,
खो खो जो होता है उसमें कितने खिलाड़ी होते हैं, बताइए कितने होते हैं। बेसबॉल में बताइए कितने होते हैं, सभी को उत्तर दीजिए। तो बात करें अगर वॉलीबॉल की, तो वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, 6 खिलाड़ी होते हैं। कितने, 6 खिलाड़ी होते हैं। क्रिकेट में 11, हॉकी में 11 और फुटबॉल में 11। टेनिस में 2 या 4 होते हैं, बैडमिंटन में 2 या 4, कबड्डी में 7 होते हैं, और खो खो में कितने होते हैं, 9 खिलाड़ी होते हैं। कितने, 9 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए और उसका उत्तर दीजिए। बताइए विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको बताना है। बताइए विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। और इस बार 2022 में जो पर्यावरण दिवस था उसकी थीम क्या थी, ये भी आपको बताना है। अगर बात करें कि जो विश्व पर्यावरण दिवस है वो कब से मनाया जाता है, तो एक बार पर्यावरण सम्मेलन हुआ था, पर्यावरण सम्मेलन हुआ था। कब हुआ था, यह हुआ था 5 जून 1972 में। 1972 में कहाँ हुआ था, तो हुआ था स्टॉकहोम, स्टॉकहोम स्वीडन में। स्टॉकहोम स्वीडन, स्वीडन की राजधानी क्या है, स्टॉकहोम में। यानी पर्यावरण सम्मेलन हुआ था 5 जून 1972 को स्टॉकहोम स्वीडन में। फिर बाद में क्या हुआ, इस पर्यावरण को लेकर इसमें जागरूकता के बारे में बात की गई थी। फिर बाद में यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र ने 5 जून को ही क्या घोषित कर दिया था, विश्व पर्यावरण दिवस घोषित कर दिया था। कब, 5 जून। अगर बात करें 2022 की थीम, 2022 की इसकी थीम क्या थी, थीम पूछ लेता है कि क्या थीम थी इसकी। तो इस 2022 में पर्यावरण की थीम थी ओनली वन अर्थ। क्या थी, ओनली वन अर्थ। इसकी थीम क्या थी, ओनली वन अर्थ, विश्व पर्यावरण दिवस की थीम थी। ठीक है, आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको। 15वां क्वेश्चन, बताइए मधुबनी चित्रकला किस राज्य की है। मधुबनी चित्रकला किस राज्य की है, ये आपको उत्तर देना है। दीजिए लोमेश, गुड्डू राजपूत, उत्तर दो गौरव, उत्तर देते रहिए इसका। बताइए लोक चित्रकला मधुबनी किस राज्य में लोकप्रिय है, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार या असम। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। सबसे जो फेमस है वो कौन सी है, मधुबनी है। और मधुबनी किस राज्य में है ये बताइए। अगर चित्रकला की बात करें, लोक लोक चित्रकला जो है उड़ीसा की है। पटचित्र, क्या है, पटचित्र जो है कहाँ की है, उड़ीसा की है। ये क्या है, कपड़े पे बनाई जाती है। किस पे बनाई जाती है, पटचित्र किस पे बनाई जाती है, कपड़े पर बनाई जाती है। उत्तर दीजिए। कोई बात नहीं विजय यादव, बाद में देख लिया कीजिए। अगर कोचिंग जाते हैं इस टाइम तो क्लास तो बाद में भी देख सकते हैं, बाद में देख लिया कीजिए। ठीक है, यानी उड़ीसा की क्या है, पटचित्र है। अगर बात करें आंध्र प्रदेश की, एक प्रसिद्ध है जिसके बारे में क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे। आंध्र प्रदेश की जो लोक चित्रकला है उसका नाम है कलमकारी। क्या है, कलमकारी, कलमकारी चित्रकला। ठीक है, अगर बात करें मधुबनी किस राज्य की लोकप्रिय है, तो यह है बिहार की। किसमें, बिहार के मिथिला क्षेत्र में जो मधुबनी है, किसमें, मिथिला क्षेत्र, मधुबनी चित्रकला, मिथिला क्षेत्र, मिथिला क्षेत्र में मधुबनी चित्रकला है वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिहार में। और उड़ीसा की चित्रकला कौन सी है, पटचित्र है। और आंध्र प्रदेश की क्या है, कलमकारी है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन का आपको उत्तर देना है, दीजिए इसका उत्तर। बताइए सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया।
बताइए सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया। और ये बताइए सिकंदर के, जब सिकंदर भारत आया था उस समय मगध का राजा कौन था। सिकंदर के समय मगध का राजा, मगध का राजा। सिकंदर के समय मगध का राजा कौन था, ये बताइए, उत्तर दीजिए आप लोग, उत्तर देते रहिए। अगर बात करें भारत में जो सिकंदर का जो पहला युद्ध था वो था विदस्ता का युद्ध। क्या था, विदस्ता, वितस्ता, या इसे झेलम भी कहते हैं। आजकल इसे कहते हैं झेलम नदी, पहले इसे कहते थे वितस्ता नदी, नदी का युद्ध। जो पहला जो युद्ध था सिकंदर का किसके साथ हुआ था, पोरस के साथ, पोरस और सिकंदर के बीच। कहां हुआ था, विदिशा या झेलम नदी के तट पर हुआ था। और बात करें ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 326 ईसा पूर्व। कब हुआ था, 326 ईसा पूर्व। और बताइए सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी। सिकंदर की मृत्यु, भारत से सिकंदर की जो सेना थी उसने झेलम नदी को पार करने से मना कर दिया था, इसलिए सिकंदर झेलम नदी से क्या हो गया था, वापस लौट गया था। और जो सिकंदर की मृत्यु हुई थी, जो हुई थी 323 ईसा पूर्व बेबीलोन में। ईसा पूर्व कहां हुई थी, बेबीलोन में। ये ईसा पूर्व है ना कि ईसवी, नहीं आप कंफ्यूज हो जाओगे। युद्ध तो इसने 326 में लड़ा था, 323 में कैसे मर गया। मतलब ईसा पूर्व में क्या होता है, सालें घटती हैं, ठीक है। नहीं लोवेश वो 17 आक्रमण करने वाला वो मुस्लिम शासक था, मोहम्मद गौरी, ठीक है। तो अगर बात करें उस समय मगध का शासक कौन था, तो मगध का शासक कौन था, तो मगध का शासक था घनानंद। कौन था, घनानंद था, घनानंद, घनानंद था, ठीक है। अगर बात करें जब सिकंदर जब भारत आया तो इसकी जानकारी देने के लिए चाणक्य जो थे घनानंद के पास गए थे कि भारत में सिकंदर आने वाला है, युद्ध के लिए तैयार रहें। तो घनानंद ने क्या किया था, चाणक्य को बेइज्जत करके बाहर निकाल दिया अपनी सभा से। फिर बाद में उसका बदला लिया था चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाकर, मतलब मौर्य साम्राज्य की स्थापना कराकर, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 326 ईस्वी। यानी भारत पर कब आक्रमण किया था, 326 ईस्वी में पोरस और सिकंदर के बीच हुआ था। इसमें विजेता कौन रहा था, सिकंदर रहा था। विजेता कौन था, सिकंदर था इसमें, ठीक है। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन, 17वां क्वेश्चन। बताइए भारत में मुगल गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, ये बताइए। गुलाम वंश का संस्थापक भारत में कौन था, ये आपको बताना है। बताइए, इसका उत्तर दीजिए। कौटिल्य, हाँ, चंद्रगुप्त का नाम कौटिल्य भी है, विष्णुगुप्त भी कहते हैं, ठीक है। अब इसका उत्तर दीजिए, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। अगर आपसे पूछे कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक, गुलाम वंश का जो वास्तविक संस्थापक था वो कौन था, इल्तुतमिश था। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक, वंश का वास्तविक संस्थापक, गुलाम वंश का जो वास्तविक संस्थापक था वो कौन था, इल्तुतमिश था। कौन था, इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश था, कौन था, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक। अगर आपसे पूछे गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, तो गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक था। इस कुतुबुद्दीन ऐबक की अन्य उपाध्याय बात करें तो इसको हम लाख बख्श कहते थे, लाख बख्श कहते थे इसे।
इसने क्या किया था, कुतुब मीनार की नींव डाली थी। किसकी? कुतुब मीनार की, कुतुब मीनार की नींव डाली थी। और इसने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद है, 2.5 दिन का झोपड़ा। और जो इल्तुतमिश था, इसने कुतुब मीनार को पूरा करवाया था। कुतुब मीनार को पूरा किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। पूरा कराया। और बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक की, तो इसकी जो मृत्यु हुई थी वो पोलो खेलते हुए, पोलो खेलते हुए, पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरने के कारण हुई थी। किसके? घोड़े से गिरने के कारण। घोड़े से गिरने के कारण। कहाँ हुई थी? लाहौर में। लाहौर कहाँ है? अभी पाकिस्तान में। लाहौर कहाँ है? पाकिस्तान में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है। इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला है, बताइए भारत की मानक समय रेखा कितने पूर्वी देशांतर से लिया गया है? भारत की जो मानक समय रेखा है वो किस पूर्वी देशांतर से लिया गया है, ये बताइए। और बताइए जो 0 डिग्री मानक समय रेखा है, समय रेखा से भारत का समय 5.5 घंटे आगे है। कितना? 5.5 घंटे आगे है। कितना? 5.5 घंटे आगे है। घंटे आगे है। ठीक है। अगर बात करें जो हमारी 0 डिग्री की जो भारत की मानक समय रेखा है वो कौन सी है? 82.5 डिग्री। ये गुजरती है इलाहाबाद के नैनी से। कहां से? इलाहाबाद के नैनी से। इलाहाबाद के नैनी से। जो हमारी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, ये किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, ये भी आपसे पूछता है। तो राज्यों की बात करें तो कौन सी? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद नैनी से गुजरती है। मध्य प्रदेश से गुजरती है। छत्तीसगढ़ से गुजरती है। उड़ीसा से गुजरती है। और आंध्र प्रदेश से। ये राज्य भी आपको पता होना चाहिए। कितने राज्यों से गुजरती है? 5 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से? यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। हमारी जो मानक समय रेखा है वो 0 डिग्री रेखा से कितने? 5.5 घंटे आगे है। और ये कितने राज्यों से गुजरती है? 5 राज्यों से गुजरती है। और ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है। ये इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा 18वें का? बी। 19वें का उत्तर दीजिए। उन्नीसवें का उत्तर दीजिए। किस देश की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा भारत से जुड़ती है? बताइए भारत की सबसे अधिक सीमा रेखा किस राज्य से है? यानी भारत किस देश के साथ सबसे अधिक सीमा साझा करता है, ये बताइए। और ये भी बताइए लंबाई कितनी है उसकी। सभी लोग उत्तर देते रहे। लोमेश, गौरव चौहान, गुड्डू राजपूत, कहां गए सब लोग? उत्तर देते रहिए। इसका बताइए, इसका उत्तर बताइए, इसका उत्तर। अगर बात करें चीन की, तो चीन की जो सीमा है वो चीन से जो सीमा साझा करते हैं हम करते हैं, कितने करते हैं? 3384 किलोमीटर। कितनी? 3384 किलोमीटर सीमा साझा करते हैं। अगर बात करें पाकिस्तान की तो इससे 3323 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं।
और बात करें भूटान की, तो भूटान के साथ 699 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। और बात करें बांग्लादेश की, तो इसके साथ करते हैं 4096.7 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। ठीक है, तो बताइए सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा किसके साथ करते हैं हम? अब देख के बताइए क्या होगी। इसके साथ 3488 होती है। चीन के साथ कितनी है? 3488 है। 3488। तो सबसे अधिक जो सीमा साझा किसके साथ करते हैं? बांग्लादेश के साथ करते हैं। और ये बताइए बांग्लादेश के साथ कितने राज्य सीमा साझा करते हैं? तो राज्य की बात करें, वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, असम, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। त्रिपुरा, मिजोरम। और बात करें त्रिपुरा की, जो त्रिपुरा राज्य है वो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। कितने तरफ से? 3 तरफ से घिरा हुआ राज्य कौन सा? बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ राज्य कौन सा है? त्रिपुरा राज्य है। कौन सा? त्रिपुरा राज्य है। और बांग्लादेश किस किस देश के राज्य के साथ सीमा साझा करता है? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के साथ। ठीक है, ठीक है लोमेश, गौरव चौहान, समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आए तो कुछ भी पूछ लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, किस देश के रहन सहन के स्तर का पता लगाया जाता है? किसके द्वारा रहन सहन के कि कितना स्तर बढ़िया है इन लोगों का, किसके द्वारा पता लगाया जाता है? बताइए, किसी देश के रहन सहन के बारे में पता लगाना हो तो क्या पता लगाएंगे? राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, निर्धनता का अनुपात या बेरोजगारी की दर? ये आपको बताना है। बताइए, अगर किसी देश की, अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम किसी देश की रहन सहन का स्तर जांचते हैं तो उसे जांचने के लिए क्या पता होना चाहिए? राष्ट्रीय आय पता होना चाहिए। राष्ट्रीय आय मतलब पूरे देश में एक वर्ष में कितनी आय हो रही है उसका पता होना चाहिए। प्रति व्यक्ति आय मतलब एक व्यक्ति कितना कमाता है उसका पता होना चाहिए। या निर्धनता अनुपात यानी कितने लोग उस देश में निर्धन है ये पता होना चाहिए। या बेरोजगारी की दर पता होना चाहिए कि बेरोजगारी की दर क्या है। बताइए, अगर बात करें राष्ट्रीय आय, तो राष्ट्रीय आय क्या होता है? संपूर्ण देश, पूरे देश द्वारा, देश के द्वारा एक वर्ष की आय, एक वर्ष की कुल आय, कुल आय को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय कहते हैं। प्रति व्यक्ति आय क्या होती है? यानी संपूर्ण देश की आय निकाल ली हमने और संपूर्ण देश की आय को हम संपूर्ण देश में जितने लोग हैं उनसे भाग दे दें, उसे कहते हैं प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय जो है भारत की, अगर प्रति व्यक्ति आय देखें तो कितनी है? $2278 प्रति व्यक्ति। कितना? $2278 प्रति व्यक्ति। ये कितना होता है? ये होता है 1.88 लाख रुपए प्रति व्यक्ति। मतलब एक साल में हर एक व्यक्ति 1.88 लाख रुपया कमाता है भारत का। ठीक है, अगर किसी देश के रहन सहन का स्तर पता करना हो तो उस देश के प्रति व्यक्ति की आय का पता कीजिए। और हम पूरे विश्व में अगर बात करें प्रति व्यक्ति आय में तो हमारा देश भारत आता है 139वें स्थान पर। 139वें स्थान पर आता है 193 देशों में। कितना स्थान है? 139वें स्थान पर आता है। प्रति व्यक्ति आय से हम पता कर सकते हैं कि उस देश की रहन सहन कैसा है। ठीक है, उत्तर देते रहिए आप लोग। इसका 21वें का उत्तर दीजिए। इक्कीसवां है, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक कौन है? ये बताइए। गौरव चौहान, लोमेश, गुड्डू राजपूत, उत्तर देते रहिए क्वेश्चनों का। सोना नहीं है, सो मत जाना। 21वां है, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक कौन है? ये बताइए। गौरव चौहान, लोमेश, गुड्डू राजपूत, उत्तर देते रहिए क्वेश्चनों का। सोना नहीं है, सो मत जाना। 21वां है, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक कौन है? ये बताइए। गौरव चौहान, लोमेश, गुड्डू राजपूत, उत्तर देते रहिए क्वेश्चनों का। सोना नहीं है, सो मत जाना।
बताइए, उत्तर दीजिए इसका। उत्तर दीजिए, क्या होगा? यानी भारत ने पहला जो भारत रत्न था वो किस विदेशी को दिया था? तो बात करें, पहला भारत विदेशी व्यक्ति था जिसे भारत रत्न दिया गया था। भारत रत्न विदेशी व्यक्तियों को केवल 2 लोगों को दिया गया है। कितने लोगों को? 2 विदेशी लोगों को पहले भारत रत्न दिया गया है। पहले की बात करें तो पहला दिया गया है 1987 ईस्वी में और दूसरा दिया गया 1990 ईस्वी में। ठीक है, 1987 की बात करें तो यह दिया गया था पाकिस्तान के व्यक्ति को। किसे? पाकिस्तान के खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान। इन्हें क्या कहते हैं? सीमांत गांधी भी कहते हैं। इनका आजादी में बहुत बड़ा योगदान था। खान अब्दुल गफ्फार खान, इन्हें क्या कहते हैं? सीमांत गांधी। क्या कहते हैं? सीमांत गांधी। ठीक है, अगर दूसरा जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था वो किसे दिया गया था? 1990 में अफ्रीका के पहले ब्लैक राष्ट्रपति को। दक्षिण अफ्रीका के पहले ब्लैक राष्ट्रपति, उनका नाम क्या था? नेल्सन मंडेला। क्या? नेल्सन मंडेला। ये कौन थे? ये दक्षिण अफ्रीका के पहले ब्लैक राष्ट्रपति, पहले ब्लैक राष्ट्रपति। बिल क्लिंटन की बात करें तो ये है अमेरिका के। ठीक है, तो आप इसको बताइए, इसका आंसर क्या होगा? और बात करें, नेल्सन मंडेला डे भी मनाया जाता है। नेल्सन मंडेला डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 18 जुलाई को। कब? 18 जुलाई को। लिख लीजिए इसे भी, ये क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी। नेल्सन मंडेला डे, मंडेला दिवस, ये कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय नेशनल मंडेला दिवस मनाया जाता है 18 जुलाई को। कब? 18 जुलाई को। 18 जुलाई को। तो सीमांत गांधी किसे कहते हैं? खान अब्दुल गफ्फार खान को। और यही थे, इन्हें पहले विदेशी व्यक्ति थे जिन्हें भारत रत्न दिया गया था। अब तक केवल 2 विदेशी लोगों को भारत रत्न दिया गया है। पहला खान अब्दुल गफ्फार खान और दूसरे थे नेल्सन मंडेला। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। बताइए किस देश का ध्वज दोहरे त्रिभुज के रूप में है? बताइए किस देश का त्रिभुज दोहरे त्रिभुज के रूप में है, ये आपको बताना है। ठीक है, फास्ट चल रहे हैं, परेशान मत होइए। चारों ऑप्शन भी तो हमें पढ़ने होते हैं, अगर जल्दी जल्दी करा देंगे तो आपको कुछ पल्ले ही नहीं पड़ेगा। बताइए, बताओ किस देश का त्रिभुज दोहरे त्रिभुज के रूप में है? दोहरे त्रिभुज का मतलब ऐसे मान लीजिए एक त्रिभुज ये है, मान लीजिए दोहरे त्रिभुज, मान लीजिए ये क्या है? झंडा है। इसमें क्या है? एक त्रिभुज ये बना दिया, एक त्रिभुज ये बना दिया। मतलब दोहरे त्रिभुज के रूप में किस देश का झंडा बना हुआ है? दोहरे त्रिभुज, दोहरे त्रिभुज, दोहरे त्रिभुज का मतलब ये हुआ। ठीक है, बताइए किस देश का झंडा है? दोहरा त्रिभुज किस देश का झंडा है ये बताइए। और अपना बताइए, भारत का जो तिरंगा है वो कब अपनाया गया था? बताइए, भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? जो आज का तिरंगा झंडा है इसे कब अपनाया गया ये बताना है आपको। और बताइए झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, जिन्हें झंडा को डिजाइन करने की
संविधान सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे ये बताना है। इन्हें झंडा को डिजाइन करने की अनुमति दी गई थी। ठीक है, तो अगर बात करें दोहरे त्रिभुज का, तो दोहरे त्रिभुज किसका है? नेपाल का है। ठीक है, नेपाल। और अगर बात करें भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो बनाया गया था वो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। कब? 22 जुलाई 1947 को। और बात करें झंडा समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे पहले राष्ट्रपति थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया इसका? नेपाल हो गया। और नेपाल में कौन अभी प्रधानमंत्री कौन है नेपाल के, ये बताइए। अभी दिसंबर में ही नए प्रधानमंत्री बने हैं, उनका नाम बताइए कौन है? नेपाल के अभी प्रधानमंत्री कौन है? और राष्ट्रपति की बात करें तो कौन है? राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी। राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी। विद्या देवी भंडारी। ठीक है, भंडारी। देखिए अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है ये बताइए। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है ये बताइए। अगर बात करें देहरादून की, तो देहरादून में क्या है? वन अनुसंधान संस्थान है। वन अनुसंधान संस्थान है। अगर बात करें चीनी अनुसंधान संस्थान तो वो लखनऊ में है। और पूछे गन्ना अनुसंधान तो वो कानपुर में है। अनुसंधान संस्थान लखनऊ में राष्ट्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान भी है। ठीक है, अब बताइए कटक। कटक कहाँ है? ये उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में। अगर आपसे पूछे कि भारत का जो केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ है? उड़ीसा। उड़ीसा के कटक में। ठीक है, उड़ीसा के कटक में क्या है? चावल अनुसंधान संस्थान है। अगर बात करें कोलकाता की, तो कोलकाता में क्या है? भारतीय सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान। क्या? भारतीय सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं इसे, संस्थान। इसे शॉर्ट में बोलते हैं ISI। ठीक है, यानी इंडियन स्टैटिस्टिक्स इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? कटक, उड़ीसा। देखिए बताइए ज्ञानपीठ पुरस्कार में कितना प्राइज दिया जाता है? बात करें ज्ञानपीठ पुरस्कार की, तो शुरू में जब ज्ञानपीठ पुरस्कार शुरू हुआ था तो तब कितना दिया जाता था? केवल 1 लाख रुपए दिया जाता था। कितना? 1 लाख रुपए दिया जाता था। अगर बात करें ज्ञानपीठ पुरस्कार की, ज्ञानपीठ पुरस्कार ये कितनी भाषाओं में दिया जाता है? 22 भाषाओं में, जो संविधान की अनुसूची में दी हुई है। भाई संविधान में जो 22 भाषा है, उन 22 भाषाओं में क्या दिया जाता है? हमारा ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, अगर बात करें ज्ञानपीठ पुरस्कार की, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है भारत का साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार है। साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार, साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार। बड़ा पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार क्या है? ज्ञानपीठ पुरस्कार है। और इसमें बात करें पुरस्कार राशि, पुरस्कार राशि की बात करें, पुरस्कार राशि में दिए जाते हैं 11 लाख रुपए प्लस 1
वांग्य देवी की कांस्य मूर्ति, वांग्य देवी की कांस्य मूर्ति। कांस्य मूर्ति, ठीक है। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। गुड्डू राजपूत, गौरव चौहान, इसका आंसर दीजिए क्या होगा। लौमेश उत्तर दो इसका, इसका उत्तर क्या होगा। अगर बात करें पहला जो पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था वो दिया गया था 1965 में। 1965 में पहला पुरस्कार दिया गया था, किसे दिया गया था, जी शंकर कुरूप को। किसे, जी शंकर कुरूप को। जब 1965 में ये दिया जाता था उस समय 1 लाख रुपए दिए जाते थे। कितने, 1 लाख रुपए दिए जाते थे। पहले इसमें कितने दिए जाते थे, 1 लाख रुपए, और अब कितने दिए जाते हैं, 11 लाख रुपए। ठीक है, अब देखते हैं 25वां क्वेश्चन और इसका उत्तर दीजिए। बताइए आगा खां कब किस खेल से संबंधित है। आगा खां कब किस खेल से संबंधित है ये आपको बताना है। इसका उत्तर क्या होगा बताइए। गुड्डू चौहान, गौरव चौहान, गुड्डू राजपूत, उत्तर दो इसका। बताइए तो आगा खां कप है किसमें दिया जाता है, ये आपको बताना है। तो आगा खां दिया जाता है किसमें, हॉकी में। और हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 11। फुटबॉल में भी कितनी होती है, 11। टेबल टेनिस में 2 या 4 होती है। गोल्फ में 2, 4, 6 कितनी भी हो सकती है। इसमें 2, 4, 6 जितने खिलाड़ियों के हिसाब से होती है। आगा खप की बात करें तो ये क्या है, भारतीय हॉकी प्रतियोगिता है। क्या, हॉकी प्रतियोगिता, हॉकी प्रतियोगिता है आगा खप। अगर बात करें 2020 ओलंपिक में, नाम 2020 था लेकिन हुआ किसमें था, 2021 में हुआ था ये। दो 2020 ओलंपिक इसे बोलते हैं टोक्यो ओलंपिक। क्या, टोक्यो ओलंपिक। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता था। क्या जीता था, कांस्य पदक जीता था। और भारतीय हॉकी के पास 8 गोल्ड मेडल हैं। कितने, 8। भारतीय ओलंपिक हॉकी के पास 8 गोल्ड मेडल हैं। हॉकी ने कितने गोल्ड मेडल हैं, 8 गोल्ड मेडल हैं इसके पास। अब तक टोटल कितने हैं ओलंपिक के क्षेत्र में, 8 गोल्ड मेडल हैं हमारी हॉकी टीम के पास। और 2020 एंड 2020 ओलंपिक, 2020 वाला हुआ कब था, 2021 में हुआ था टोक्यो ओलंपिक, और उसमें क्या जीता था, कांस्य पदक जीता था। ठीक है, अब देखते हैं 26वां क्वेश्चन, इसका उत्तर दीजिए। बताइए प्रथम बोलती फिल्म कौन सी थी। बताइए पहली बताइए प्रथम फिल्म कौन सी थी। प्रथम फिल्म बताइए, फिर बताइए प्रथम बोलने वाली फिल्म। प्रथम फिल्म की बात करें तो कौन सी थी, राजा हरिश्चंद्र थी। कौन सी, राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र को किसने बनाया था। राजा हरिश्चंद्र को बनाया था दादा साहब फाल्के ने। किसने, दादा साहेब फाल्के ने। इन्हें क्या कहते हैं, निर्देशक या डायरेक्टर, निर्देशक। भारतीय फिल्म जगत का फादर किसे, यानी भारतीय फिल्म जगत का जनक किसे कहते हैं, तो दादा साहब फाल्के को कहते हैं। भारतीय फिल्म जगत के पिता, जगत के जनक या पिता। इन्हीं के नाम पर फिल्म क्षेत्र, सिनेमा क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार दिया जाता है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। पुरस्कार सिनेमा क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है, सिनेमा क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार।
और 2022 की बात करें, 2022 में जो दादा साहब फाल्के किन्हें दिया गया था, तो किसे दिया गया था? आशा परेख को। किसे दिया गया था? आशा परेख को दिया गया था। अब बताइए कि भारत की प्रथम बोलती हुई फिल्म कौन सी थी? बताइए। संदीप पाल, लोमेश कुमार, गौरव चौहान, गुड्डू राजपूत, उत्तर दीजिए। इसका क्या होगा? इसका उत्तर क्या होगा? अगर बात करें तो आंसर क्या होगा? आलम आरा। आलम आरा बनाई गई थी 1931 ईस्वी में। कब बनाई गई थी? 1931 में। प्रथम बोलने वाली फिल्म कौन सी थी? हमारी आलम आरा थी। और जो प्रथम सबसे पहली जो फिल्म थी वो क्या थी? राजा हरिश्चंद्र थी। किसने बनाया था? दादा साहब फाल्के ने। और भारतीय फिल्म जगत के इन्हें जनक कहा जाता है। ठीक है, ये नोट्स करते रहिए अगर आपको समझ में नहीं आ रहे हैं। ठीक है, अगर याद नहीं हो तो नोट्स कर लेना, बाद में काम आएंगे। बात करें भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन सी थी? भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन सी थी, ये बताना है। बताइए। तो भारत की पहले पुरुष की बताइए, महिला की तो ये है ही, पुरुष बताइए पहले पुरुष अंतरिक्ष यात्री कौन थे? अंतरिक्ष यात्री, भारत के पहले पुरुष अंतरिक्ष यात्री थे राकेश शर्मा। कौन थे? राकेश शर्मा थे। ये रूस की मदद से गए थे अंतरिक्ष में। किसकी वजह से? रूस की मदद से। अगर बात करें प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री, तो ये थी कल्पना चावला। क्या थी? कल्पना चावला थी। ये किसकी मदद से गई थी? तो ये थी भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री। भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थी ये। 1 फरवरी 2003 को 1 फरवरी 2003 को कल्पना चावला का जो अंतरिक्ष यान था, इधर से तो अंतरिक्ष में चला गया, जब लौटते वक्त जब वो पृथ्वी में एटमॉस्फेयर में प्रवेश किया, तो 1 फरवरी 2003 को क्या हुआ? कल्पना चावला का जो अंतरिक्ष यान था वो एटमॉस्फेयर में ही फट गया और वहीं उनका क्या हो गया था? निधन हो गया था। स्पेस अंतरिक्ष यान में ही मृत्यु हो गई थी। अंतरिक्ष यान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण मृत्यु हो गई। कारण मृत्यु। कहाँ की मदद से गई थी? कल्पना चावला गई थी अमेरिका की मदद से, और जो राकेश शर्मा थे वो गए थे रशिया की मदद से। ठीक है गुड्डू राजपूत। 28 में का उत्तर दीजिए। बताइए, नेपाल के संसद को क्या कहते हैं? मजलिस ए शूरा, राष्ट्रीय पंचायत, नेशनल असेंबली या कांग्रेस? बताइए क्या कहते हैं। हाँ, लोमेस कोलंबिया से ही गई थी। कोलंबिया अंतरिक्ष यान है। ऐसे हमारा श्री हरिकोटा सतीश धवन हरिकोट है स्पेस सेंटर, उसी प्रकार से कोलंबिया अंतरिक्ष यान सेंटर है अमेरिका का, वहां से ही गई थी। और इनका एक स्पेस जो था दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो बताइए नेपाल की संसद का क्या नाम है? और नेपाल के पीएम बताइए कौन है? और राष्ट्रपति बताइए कौन है? अभी पीएम तो अभी फिलहाल में ही बनी है, इनका नाम है पुष्प कमल दहल। दिसंबर में ही इनकी सरकार बनी है। राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति कौन है? विद्या देवी भंडारी। कौन है? विद्या देवी भंडारी। विद्या देवी भंडारी है।
विद्या देवी भंडारी कौन है? राष्ट्रपति है नेपाल की। और पीएम कौन है? पुष्प कुमार दहल है। अगर बात करें 28 में, 28 का क्वेश्चन क्या होगा? राष्ट्रीय पंचायत। और कांग्रेस की बात करें तो अमेरिका की संसद को कहते हैं, किसको? अमेरिका की संसद को क्या कहते हैं? कांग्रेस कहते हैं। और नेशनल असेंबली बोलते हैं पाकिस्तान की संसद को, किसे? पाकिस्तान की संसद। और मजलिस ए शूरा, ये क्या? पाकिस्तान का उच्च सदन। ऐसे हमारी राज्यसभा होती है, उसी प्रकार से पाकिस्तान का क्या है? मजलिस ए शूरा, उच्च सदन। जैसे भारत का क्या है? राज्यसभा उच्च सदन है और लोकसभा क्या है? निम्न सदन है। उसी प्रकार से पाकिस्तान की मजलिस ए शूरा क्या है? उच्च सदन है। और इनकी संसद को क्या कहते हैं? नेशनल असेंबली कहते हैं। और कांग्रेस जो होती है संसद, किसे कहते हैं? ये अमेरिका की संसद को कांग्रेस कहते हैं। ठीक है, ठीक है, उत्तर देते रहिए इसका। लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हैं, 30 क्वेश्चन हैं हमारे। अरुणाचल प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य क्षेत्रीय भाषा है? अरुणाचल प्रदेश की भाषा बताइए। गुड्डू राजपूत उत्तर बताओ, इसका क्या होगा? लोमेश उत्तर दो। संदीप पाल उत्तर देते रहिए, बताइए इसका उत्तर क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश की राजकीय भाषा बताइए। अरुणाचल प्रदेश के सीएम और राज्यपाल बताइए। सीएम कौन है और राज्यपाल कौन है, ये भी बताइए। सीएम और राज्यपाल। सीएम कौन है? तो सीएम है पेमा खांडू। कौन है? पेमा खांडू। पेमा खांडू है। राज्यपाल कौन है? बीडी मिश्रा। कौन है? बीडी मिश्रा है, बीडी मिश्रा। अब बताइए अरुणाचल प्रदेश की राजकीय भाषा। और राजकीय भाषा की बात करें तो प्रमुख भाषाएं हैं अरुणाचल प्रदेश की हिंदी और अंग्रेजी, और थोड़ा थोड़ा संस्कृत भी बोला जाता है, संस्कृत भी है। ठीक है, और असमिया भी बोली जाती है थोड़ी बहुत। तो इसका आंसर अगर दोगे तो आंसर जो मुख्य रूप से राजकीय भाषाएं हैं तो वो 2 भाषाएं, एक हिंदी और दूसरी अंग्रेजी। तो हिंदी है नहीं इसमें, तो आंसर क्या देना होगा आपको? अंग्रेजी देना होगा। तो अरुणाचल प्रदेश की जो प्रमुख राजकीय भाषा हैं वो हिंदी और अंग्रेजी है, और उसमें क्या असमिया भी बोली जाती है, संस्कृत भी थोड़ी बहुत बोली जाती है। ठीक है, हाँ गुड्डू राजपूत ठीक है। बांग्लादेश का सोरा 30 में का उत्तर दीजिए। तीसरा यार लास्ट क्वेश्चन है। अपनी खूबसूरत झील के साथ तुगलकाबाद नामक महल परिसर का निर्माण निम्नलिखित में से किस सुल्तान के काल में हुआ था? यह आपको बताना है। बताइए, बताइए, उत्तर दीजिए इसका। गुड्डू राजपूत, संदीप पाल उत्तर दो, गौरव चौहान उत्तर दो इसका। अगर बात करें तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? गयासुद्दीन तुगलक। क्या? गयासुद्दीन तुगलक। ये क्या था? तुगलक वंश का संस्थापक था। तुगलक वंश का संस्थापक था। इसने जो महल बनाया था वो बनाया था 1931 में, जब ये इसने क्या किया था? तुगलक वंश की स्थापना की थी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? गयासुद्दीन तुगलक। अलाउद्दीन खिलजी, ये क्या था? खिलजी वंश का दूसरा शासक था। इब्राहिम लोदी, इसे हराकर बाबर ने मुगल वंश की क्या की थी? स्थापना की थी। ठीक है, तो आज के हमारे 30 क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। अब हम अगली क्लास में मिलेंगे आपसे, रीजनिंग की क्लास में। आप लोग कहीं जाइएगा मत, 10 मिनट में हम रीजनिंग की क्लास लेके आएंगे। ठीक है, मिलते हैं रीजनिंग की क्लास में। जब तक ले जय हिंद, जय भारत।